नमस्कार। इस वक्त तक हम सब जानते हैं कि इंग्लैंड में कोरोना का एक नया म्यूटेंट, एक नई प्रजाति, एक नई किस्म फैल चुकी है और ये पहले वाला कोरोना जो अभी भी चल रहा है उससे 60% ज़्यादा रफ्तार से फैलता है। वैसे तो इसकी खोज, इसकी पहचान सितंबर के महीने में ही हो गई थी और इस वक्त इंग्लैंड के में 3 हिस्सों में इंग्लैंड को बांटा गया है। एक तो कम प्रभावित इलाके हैं इंग्लैंड के, दूसरे प्रभावित इलाके हैं, तीसरे बहुत ही प्रभावित इलाके हैं जहाँ लॉकडाउन लागू है, चल रहा है। इसके साथ ही बहुत देशों ने फैसला किया है कि इंग्लैंड से आने वाली जो उड़ानें हैं उनको नहीं अलाउ किया जाएगा, उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी। इनमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया, नीदरलैंड, सऊदी अरेबिया। इन्होंने कहा है कि जो भी यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड से जो उड़ानें आएंगी उनको नहीं आने दिया जाएगा। और भी बहुत से मुल्क हैं जो ऐसा फ़ैसला करने की सोच रहे हैं। हमने भी ऐसा फ़ैसला किया है कि आज रात 12 बजे से लेकर और 31 दिसंबर तक जो फ़्लाइट्स, जो उड़ानें इंग्लैंड से आ रही हैं उनको नहीं आने दिया जाएगा और जो ट्रांजिट में हैं उनको एक इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा और 7 दिन का आइसोलेशन उनको रखना पड़ेगा, अकेले में रखना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि बोरिस जॉनसन जो प्रधानमंत्री हैं इंग्लैंड के, बोरिस जॉनसन, वो हमारे मुख्य अतिथि हैं 26 जनवरी की परेड के लिए। अब वो आएंगे तो वो अकेले तो आएंगे नहीं अपना ब्रीफकेस उठाकर या एक सूटकेस छोटा सा लेकर। उनके साथ उनकी लंबी चौड़ी फौज भी आएगी, तो क्या उनको भी 7 दिन के क्वारंटीन में रखा जाएगा या उनको बुलाना सही है क्या? इस वक्त किसी को कानो कान खबर नहीं थी, किसी बड़े से बड़े साइंटिस्ट को नहीं मालूम था सितंबर से पहले तक, किसी डॉक्टर को नहीं मालूम था कि एक ऐसा म्यूटेंट भी हो सकता है, बन सकता है। और ये सिर्फ अब इंग्लैंड तक महदूद नहीं है, ये कुछ और देशों में भी फैल गया है। तो ऐसे में क्या रिस्क लेना उचित है? क्या खतरा मोल लेना उचित है हमारी 26 जनवरी की परेड के लिए कि बोरिस जॉनसन को आने दिया जाए? बिल्कुल वैसे ही जैसे डोनाल्ड ट्रंप को आने दिया गया था। केमछो ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, उस रैली में। मैं आपको छोटी सी टाइमलाइन बता देता हूँ कि तब क्या हुआ था। 30 जनवरी 2020 को, 30 जनवरी को पहला केस रिपोर्ट हुआ था भारत में। एक लड़की थी जो वुहान में पढ़ती थी, वुहान यूनिवर्सिटी में, चीन में। ये थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट है केरल की। और तब तक 20 मुल्कों में, 20 ममालिक में 7,500 केसेस रिपोर्ट हो चुके थे। तो 30 जनवरी को पहला केस आया भारत में। उसके बाद 3 फरवरी को केरल सरकार ने कोरोना वायरस को एक आपदा घोषित कर ही दिया था, बहुत जल्दी फैसला लेके, क्योंकि 2 और केसेस रिपोर्ट किए गए थे। फिर नमस्ते ट्रंप वाला जो इवेंट था वो 24 और 25 फरवरी को किया गया था। यानी 3 फरवरी से लेकर, जब केरला ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका था कि ये आपदा है, तो उससे मतलब 20 दिन बाद, 20 दिन तक लोग आते रहे, एयरपोर्ट्स खुले रहे। ट्रंप के आने से पहले उसकी टीम्स वगैरह भी आती रहीं। अभी कहाँ कहाँ जाते रहे, एक फिगर तो 7 लाख लोगों की है, मुख्तलिफ ममालिक से, अलग अलग देशों से। और जो आए और पता नहीं कहाँ कहाँ गए, कितने संक्रमित थे। बहरहाल उसके बाद 3 मार्च को, यानी 30 जनवरी को पहला केस होता है और 1 महीने बाद, 2 महीने बाद बल्कि, प्रधान सेवक ने पहली दफ़े ट्वीट किया, कहीं सब कहते हुए कि हड़बड़ी मचाने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मंत्रालय और राज्य आपस में मिलजुल कर काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत साबित हुआ, क्योंकि 22 नए केसेस जो कोविड के थे, हेल्थ मिनिस्ट्री ने अगले दिन ही ऐलान कर दिया था कि 22 नए केसेस हैं। अब उसके अलावा इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है, उसने कोई टेस्टिंग नहीं करी उन लोगों की जो सफ़र करके आए हों, ट्रैवल हिस्ट्री हो जिनकी, और कहाँ तक ले गए हों वायरस को। 20 मार्च तक उन्होंने नहीं किया, ठीक है। और 13 मार्च तक तो सरकारी लाइन ये थी, हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय, उनकी लाइन ये थी कि कोरोना वायरस जो है वो हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, वो स्वास्थ्य को लेकर एक आपदा नहीं है। बहरहाल सोशल डिस्टेंसिंग ही एक तरीका बताया गया, हाथ धोने का तरीका बताया गया और फिर 1 दिन का जनता कर्फ्यू लगाया गया 22 मार्च को। फिर उसके बाद अचानक झटके में 4 घंटे के नोटिस पे मार्च 25 को पूरे देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। 3 महीने बाद, जब पहला केस रिपोर्ट हुआ था केरल में, उसके 3 महीने बाद किया गया।
और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। और इससे कोई तैयारी नहीं की गई थी लॉकडाउन की, सिर्फ 4 घंटे का नोटिस दिया गया था। लिहाजा आप लोगों को याद होगा, लाखों की तादाद में जो प्रवासी मजदूर थे पूरे भारत से वापस अपने घरों को पैदल भी जा रहे हैं। कुछ श्रमिक ट्रेन भी चलाई गई, श्रमिक स्पेशल। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट थी कि उनके ज़रिए कोरोना और फैला वगैरह। इस ढंग से तो टैकल किया, और उधर केम शो ज़रूर करना है और मध्य प्रदेश की सरकार ज़रूर गिरानी है। तो क्या ये गलती दोबारा हम करें कि बोरिस जॉनसन को आने दें? क्योंकि वो आएगा बोरिस जॉनसन तो सिर्फ हमारा मेहमान नहीं होगा, परेड देखने नहीं आएगा, ताजमहल देखने भी जाते हैं लोग अक्सर जब आते हैं, तो अजूबा है उनके लिए। तो क्या ये उचित होगा कि एक दफ़े फिर सब खोल दिया जाए? बहरहाल अब देखना बाकी है। बाकी एक बार फिर हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने कहा है, देयर इज नो नीड टू पैनिक ओवर इमेजिनरी सिचुएशंस एंड डिस्क्रिप्शंस। जो काल्पनिक हैं परिस्थितियां, जिनकी कल्पना बस है, वो हकीकत नहीं है, और जो उनको बारे में बताया जा रहा है उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये काल्पनिक नहीं है जनाब। ये फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, हमने आज फैसला किया फ़्लाइट्स कैंसिल करने, काल्पनिक कहाँ से होगी? बहरहाल इनका ये कहना है कि आई डोंट थिंक द सिचुएशन इज सच टू क्रिएट ए पैनिक हियर, बट लेट मी टेल यू दैट आवर साइंटिस्ट्स आर क्लोजली कीपिंग एन आई ऑन एवरी डेवलपमेंट। मुझे नहीं लगता कि ये घबराने की ज़रूरत है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं वो बहुत ही निगाह रखे हुए हैं कि क्या हो रहा है। खैर, हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि बिहार में चुनाव हुए, कोई किसी ने मास्क नहीं लगाया, नेताओं ने भी मास्क नहीं थे, बहुत कम थे। रैलियां हुई, लोगों को कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, जो नारा दिया गया था 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, सरेआम उसकी धज्जियाँ उड़ाएंगे बिहार के इलेक्शन में। हैदराबाद में जो नगर निगम के चुनाव हुए, वहाँ पर भी हमारे ये गृह मंत्री गए थे, बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा गए थे, रोड शो निकाले गए थे, बहुत बड़ी भीड़ थी। वहाँ पर भी 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, नहीं इसको पालन किया गया। फिर अभी बंगाल में जो रैलीज हो रही हैं, यहाँ पर गृह मंत्री गए हैं, जहाँ पहले बीजेपी के प्रेसिडेंट भी गए थे, क्या सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन किया गया? आप फुटेज देख लीजिए, वीडियोस देख लीजिए, खुद पता चल जाएगा। खुद प्रधान सेवक कच्छ में गए थे, क्या उन्होंने इस बात का पालन किया? 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। उधर से किसानों का आंदोलन चल रहा है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि मास्क वगैरह नहीं पहन के आ रहे, सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये कहाँ लागू होता है मास्क और कहाँ नहीं होता, कहाँ खतरा नहीं होता मास्क ना पहनने से और कहाँ होता है? क्या कोरोना का जो नया स्ट्रेन है, इसका कोई राजनीतिक इस्तेमाल तो नहीं किया जाएगा? हम थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, आने वाले दिन हमें बताएंगे। एक सरदार रमेश इंदर सिंह हैं, रमेश इंदर सिंह, IAS हैं, चीफ सेक्रेटरी रह चुके पंजाब गवर्नमेंट के। उन्होंने एक पूरा एनालिसिस दिया जो मैं थोड़ा सा हिस्सा आज सुनाऊंगा, बाकी कल सुनाऊंगा, फिर आने वाले 2 दिनों में भी सुनाऊंगा। उनका ये कहना है कि जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, जो आपातकाल एक तरह से होता है, तो उनके लिए बहुत फ़ौरन गलतियां सुधारने का टाइम भी होता है, उसको सही करने का वक्त भी फ़ौरन होना चाहिए, लंबा खींचना नहीं चाहिए। जब फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम आई थी 91 की बात वो बता रहे हैं, जब देश का 60 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था, तो उस वक्त मतलब सिर्फ $600 मिलियन रेज करने के लिए, तो उनका कहना है इट लेड टू द 1991 मोमेंट द लिबरलाइजेशन। उस वक्त 1991 का जो वो समय, जो काल था, उसकी बुनियाद पड़ी और उदारीकरण का दौर शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि हालात ऐसे हो गए थे। आज भी वैसा, उनका संकेत साफ है कि आज भी वैसा ही है हिसाब किताब। तो उनका ये कहना है कि जब रिफॉर्म्स या सुधार, इन्वर्टेड कॉमर्स में कहते हैं वो, जो सालों साल से मतलब मुलतवी हों और उनको बहुत जल्दी से पुश कर दिया जाए, और वो भी ऑर्डिनेंस के ज़रिए, ध्वनि मत के ज़रिए, बिना किसी की सलाह लिए, बिना स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिए, और उनको ये कहा जाए कि तुम्हारे भले के लिए है, वो भी तब जब चीन का खतरा सर पर था, एग्रेशन हो रहा है, तो चुपचाप करके स्टेल्थीली इसको ऑर्डिनेंस बना के और ध्वनि मत से राज्यसभा में पास करवा के इसको लागू भी कर दिया गया बिना किसी की सलाह लिए। तो मिल्टन फ्रीडमैन और नाओमी क्लेन जैसे जो हैं अर्थशास्त्री, वो इसको शॉक टैक्टिक्स कहते हैं। अब शॉक टैक्टिक्स क्यों भाई? क्या इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मतलब चर्चा नहीं झेल सकते क्या?
किसान संगठनों को जो अब बुला रहे हैं, बार बार बुला रहे हैं, उस वक्त नहीं बुला सकते थे क्या? ये कहना कि बहुत सोच समझ के किया गया है, प्रधान सेवक कह रहे थे उस दिन, किया गया होता तो आज ये हालत होती। बहरहाल नीति आयोग का जो CEO है अमिताभ कांत, उनका भी ये कहना है कि मतलब टू मच डेमोक्रेसी है, हमारे लोकतंत्र बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा जो नरेंद्र सिंह तोमर है एग्रीकल्चर मिनिस्टर, वो सीधा साधा ये जो कानून बनाए गए हैं इसको 303 लोगों की मेजॉरिटी जो है 303 सांसदों की, उससे जोड़ रहे हैं। ये सिर्फ ये वही माइंडसेट एक्सपोज करता है कि सरप्राइज बुलडोज कर दो, एकदम झटके से बुलडोज कर दो जो सो कॉल तथाकथित जो सुधार है, जैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे डिमोनेटाइजेशन किया था, लॉकडाउन बिना किसी नोटिस के किया था, और इतनी ज़्यादा जिससे दिक्कतें और परेशानियाँ हुई थी। बहरहाल डॉक्टर अरविंद कुमार दुबे हमारे दोस्त हैं, आई सर्जन है, ग्वालियर में रहते हैं। उन्होंने छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन दिया है। इनके अनुसार जो तेल और दूध के जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स भी हैं उनको भी कृषि जो खेती किसानी है उसके प्रोडक्ट्स में शामिल कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि मिल में निकला हुआ तेल, प्रोसेस्ड चीज़, योगर्ट, क्रीम, मक्खन, तमाम मिल्क के रूप, दूध के रूप किसान के उत्पाद माने जाएंगे। यानी किसान या कृषि उत्पाद इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत टैक्स मुफ्त है, लिहाजा सारे प्रोडक्ट्स टैक्स मुफ्त होंगे, टैक्स फ्री होंगे। ध्यान देने की बात यह है कि किसान तो तेल मिल चलाता नहीं, वो तो बड़ी बड़ी मिलें चलाती है ना, जो किसान की नहीं है। ना ही गाय या भैंस पालने वाला फैक्ट्री लगा कर दूध के जो मुख्तलिफ किस्में जिनको प्रोसेस किया जाता है वो उनको बनाता है। वो पनीर तो जो दूध बेचता है वो पनीर तो नहीं बेचता ना सीधा। इसलिए बड़े फैक्ट्री मालिकों को उनके प्रोसेस्ड प्रोडक्ट पर इनकम टैक्स की छूट बिल के जो व्यापारी हैं, बिल जो है व्यापारियों का हित साधता है। मतलब सीधा साधा जो बड़े बड़े कंपनियां हैं जिनके प्रोसेस तेल आप लेते हैं उनको भी किसान मान लिया गया है, उनको भी इनकम टैक्स से छूट मिल जाएगी। फिर और भी इनके बहुत से हैं, ये भी मैं धीरे धीरे बताऊंगा, कल भी बताऊंगा, परसों भी बताऊंगा। कहने का मतलब ये है कि अभी भी सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं। कल हमारे प्रधान सेवक गुरुद्वारा रकाबगंज गए। अब गुरुद्वारा रकाबगंज तो आप चले गए, क्या मंशा क्या थी आपकी वहाँ जाने की? क्या ये दिखाने की कि ये जो किसानों का जो एजिटेशन है ये पूरा का पूरा सिखों का है, सिर्फ पंजाब का है और किसी का नहीं है? क्या ये दिखाने गए थे? अगर ये दिखाने गए थे तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त दिल्ली में शायद लोगों को सिर्फ सिंघू बॉर्डर का मालूम है या टिकरी बॉर्डर का मालूम है। 10 बॉर्डर हैं दिल्ली के और 10 के 10 इस वक्त जैम हैं, एक को छोड़कर। मैं आपको बता दूं उनके नाम। सिंघू तो है ही, जिससे आप वाकिफ़ हैं, जहाँ बहुत बड़ी तादाद में हरियाणा और पंजाब के किसान आए हुए हैं। उसके अलावा औचंदी है, पियाऊ मनियारी है, सबोली है, मंगेश बॉर्डर्स हैं, ये सब बंद हैं। चिल्ला और गाज़ीपुर जो उत्तर प्रदेश से आते हैं वो भी बंद हैं, ख़ासकर नोएडा और गाज़ियाबाद से जो दिल्ली को ट्रैफिक जा रहा है उसके लिए। टिकरी रोहतक से जो आता है, धानसा बॉर्डर्स ये भी बंद हैं ट्रैफिक के लिए। झटीकरा बॉर्डर जो है सिर्फ 2 व्हीलर्स और पैदल लोगों के लिए खुला हुआ है, बाकी के लिए बंद है। राजस्थान में बावल एक जगह है, कोटपुतली भी इसको बोलते हैं, नज़दीकी इलाके को। राजस्थान और हरियाणा का बॉर्डर वो है, उसको पूरा रोक रखा है किसानों ने। वहाँ राजस्थान के किसान ही नहीं है, गुजरात के किसान भी आए हुए हैं, महाराष्ट्र से भी आए हुए हैं। उसके अलावा ये जितने बॉर्डर्स मैंने बताए हैं यहाँ सब तरफ से किसान आ रहे हैं। ये सिर्फ सिखों का आंदोलन नहीं है, ये पंजाब के सिखों का आंदोलन नहीं है, पूरे भारत का आंदोलन है। तमिलनाडु से भी सुना किसान आ रहे हैं। तो ऐसे में सिर्फ गुरुद्वारा जाके मत्था टेक लेना, ये बात हमें समझ में नहीं आई। ये एक फ़ोटो ऑप हो गया, लेकिन ना अब देख लीजिए जो गुरुद्वारे जब पहुँचे, सब चैनल से दिखा रहे हैं, तो जो ग्रंथी साहब थे उन्होंने जो व्याख्या की थी उस वक्त जो कर रहे थे वो भी ध्यान देने लायक है। हमें तो हैरानी कि एक जो लंबे सरदार जी खड़े हुए हैं, सरदार साहब वहाँ पर तो हार पहना रहे प्रधान सेवक को, वहाँ खड़े कैसे होने दिया गया? गुरुद्वारे में चाहे प्रधानमंत्री सेवक हो या कोई भी हो, गुरुद्वारे में गुरु की वाणी होती है, उसकी बेद भी हुई है। ये गुरु ग्रंथ साहब हैं, उनकी बेद भी हुई है। ये कोई भी हो, सब बराबर होते हैं गुरुद्वारे में। तो वहाँ जब मत्था टेक लिया, वहाँ खड़े होकर बातें करना, हार फूलों के और हाथ जोड़ना, और उस वक्त पीछे वाणी ये चल रही थी, तू चाहे धर्म ग्रंथ पढ़,
चाहे संगत कर, पर अगर तेरी सोच में तब्दीली नहीं आई, तूने इंसानियत का भला नहीं किया, तो जब आखिरी वक्त आएगा, जब धर्मराज के यमदूत आएंगे, तब किधर भागेगा, कब तक भागेगा? सुनिए। बेशक तू अपने आप को कहता है कि मैं धर्मी हाँ, संगत करदा, बाणी पढ़दा, सेवा करदा, पर कहते जे तेरी सोच दे विच तब्दीली नहीं आई, निस दिन सुन के पुराण समझ तो ना रे अजान, काल तो पहुंच्यो आन, कहाँ जह भाज रे। हमेशा की तरह आज के शो का समापन भी एक कविता से। कविता है रवि सिन्हा की। रवि सिन्हा जो हैं ये वैज्ञानिक हैं, MIT में थे। अमेरिका का बहुत ही मशहूर प्रतिष्ठित संस्थान है MIT, और सन 84 में ये भारत वापस आ गए थे। ठीक है, ये उन NRIs में से नहीं थे, मतलब जो मोहरी करते थे ना, जो ह्यूस्टन वगैरह में। तो ये यहाँ पर वापस आए काम करने के लिए, समाज में काम करने के लिए वापस आए। ये वैज्ञानिक है, तो इनकी ये लिखते बहुत बढ़िया है। मैं पहली दफ़े इनकी पढ़ रहा था ये रचना, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो उनकी परमिशन लेकर मैं आपको सुनाता हूँ। अर्ज़ क्या है? जज्ब है जग के ज़माने की हवा में क्या क्या, सांस घोले है रंगे जा में बलाएं क्या क्या। दिल को क्या फिक्र वहाँ आप ही का मौसम है, दिल को क्या फिक्र वहाँ आप ही का मौसम है। जिस्म पर देखिए छाती हैं घटाएं क्या क्या। वादिये ज़ीस्त को कुहसारे खिज़ां से देखा, वादिये ज़ीस्त को कुहसारे खिज़ां से देखा, और गिनता रहा लाती थीं बहारें क्या क्या। और गिनता रहा लाती थी बहारें क्या क्या। क्या कहें हाल खिरद अक्ल से मंतिक छूटा, क्या कहें हाल खिरद अक्ल से मंतिक छूटा। दिल मगर पेश किए जाए दलीलें क्या क्या। जो हाल खिरद, जो बुद्धि से तर्क तो निकल गया है, वैज्ञानिक सोच, लेकिन दिल है कि दलीलें पेश किए जा रहे हैं। बहरहाल, राज तो खैर फसाहत ने छुपा रखे थे, बयां करती थी वो खामोश निगाहें क्या क्या। आबो गिल का ये मकां कैद किसे होना था, खड़े करती है मगर रूह फसीलें क्या क्या। नातवां से भी दरख्तों की जड़ें गहरी हैं, नातवां से भी दरख्तों की जड़ें गहरी हैं। चार सू दश्त है, सब तरफ जंगल है, चार सू दश्त है धरती पे सवारें क्या क्या। चार सू दश्त है धरती पे सवारे क्या क्या। धूल उड़ती है बयाबा में, धूल उड़ती है बयाबा में है शक्ले रक्सां, पर्दाए खाक से दिखता है, पर्दाए खाक से दिखता है खला में क्या क्या। खुद की तस्वीर उतारी है मगर क्या भेजूं, खुद की तस्वीर उतारी है मगर क्या भेजूं। अक्से रूपे खिंची ये, अक्से रूपे खिंची हैं ये लकीरें क्या क्या। अक्से रूपे खिंची है ये लकीरें क्या क्या। जज्ब है जग के ज़माने की हवा में क्या क्या, सांस घोले है रगे जा में बलाएं क्या क्या। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।